Hello everyone, I am Manu Kumar Nayak, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic Haragarh. I welcome you all in this 27th lecture of Applied Mechanics lecture series. आज की इस वीडियो में हम घर्षण बल की दिशा डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा मैं कि घर्षण बल की दिशा जानना क्यों बहुत ज़रूरी है ना। घर्षण बल की दिशा जानना अति महत्वपूर्ण है ना। तो इससे भी ज़्यादा और भी एग्जांपल्स हैं, तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। ये सारे का देखेंगे ही हम लोग, डायरेक्शन क्या होगा, इसके साथ साथ कुछ और हैं जो मैं ऐड नहीं कर पाया उसमें, तो वो भी हम देखेंगे। चलिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि घर्षण बल की दिशा जानना क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, बाकी जितने भी फोर्सेस हैं उनका चाहे आप दिशा जाने ना जाने, जैसे कि एक्शन फोर्स का तो दिशा आपको पहले से पता होता है। एक्टिव फोर्सेस जैसे कि वेट है, बाहर से कोई बल लग रहा है, इनकी दिशा तो पहले से होता है आपके पास। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि रस्सी में टेंशन है ना। ट्रस मेंबर्स जो होते हैं उसमें कंप्रेशन फोर्स है या फिर टेंसाइल फोर्स है एलिमेंट्स पर। और क्या होता है, बहुत सारे रिएक्शन फोर्सेस होते हैं। इन सारे का डायरेक्शंस आपको नहीं पता होता है और फ्रिक्शन फोर्स का भी नहीं पता होता है। फ्रिक्शन फोर्स के अलावा जितने भी फोर्सेस हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ कि इसमें अगर इस बॉल पे रिएक्शन फोर्स देखा जाए एफसी, तो क्या इस दिशा में है आपको पता है ना। अगर मैं इसकी दिशा को उल्टा भी लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। डी पर भी रिएक्शन फोर्स है इस बॉल पर, इस डायरेक्शन में आपको पता है। इसकी डायरेक्शन को उल्टा लेता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समस्या वाली बात नहीं है। जैसे ये रस्सी है, रस्सी का जो टेंशन है वो रस्सी का टेंशन क्या होगा, इस दिशा में आएगा ऐसे, है ना। और इसमें क्या होगा, इस दिशा में आएगा। यदि मैं इस पॉइंट सी को कंसिडर करता हूँ, यदि मैं इसको उल्टा भी लेता हूँ, इसकी दिशा में लेता हूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो रस्सी में चाहे टेंशन हो, रस्सी में तो टेंशन ही होगा, कंप्रेशन तो हो नहीं सकता। तो इसकी दिशा उल्टा ले लेता हूँ, या फिर कोई रिएक्शन फोर्स में दिशा उल्टा ले लेता हूँ, या फिर यदि कोई ट्रस मेंबर है जिसमें कंप्रेशन लग रहा है उसको टेंशन ले लिया मैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। होगा ये कि लास्ट में जो आपका मैग्नीट्यूड निकलेगा वो उतना ही निकलेगा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन बस माइनस के साथ आएगा। तो आप करेंगे कि ये कि जो माइनस के साथ आता है आंसर, तो उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दीजिए। आपने जो एज्यूम किया था डायरेक्शन वो उल्टा है, इतना ही फर्क पड़ेगा, है ना। तो मैग्नीट्यूड वाइज कोई दिक्कत नहीं आता है जब आप इन रिएक्शन फोर्सेस या टेंशन कंप्रेशन की बात करते हैं मेंबर्स में, है ना। मैग्नीट्यूड उतना ही आने वाला है और दिशा विपरीत होने वाली है, लास्ट में चेंज कर दिया उसको। लेकिन यदि मैं फ्रिक्शन फोर्स की दिशा को उल्टा लेता हूँ तो पूरा डायरेक्शन तो गलत होगा ही, मैग्नीट्यूड भी पूरा गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए बहुत ज़रूरी है फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन को एकदम केयरफुली आपको देखना है, क्योंकि वो पूरा ही पूरा गलत हो जाएगा। यदि आपने शुरुआत से ही फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन को गलत लिया, मतलब पूरा गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स जानना है मुझे, ठीक है, कि फ्रिक्शन फोर्स किस दिशा में किस किस परिस्थिति में कैसे कैसे डायरेक्शन लगेंगे। इससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आपको फ्रिक्शन फोर्स क्यों आता है, जो हमने पहले वीडियो में भी देखा है। जब भी कभी दो वस्तुओं के बीच में रिलेटिव मोशन होगा या उसकी संभावना बनेगी, है ना। रिलेटिव मोशन हो रहा है, एक सरफेस जो है दूसरे सरफेस के ऊपर में फिसल रहा है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, फिसल रहा है, सरक रहा है, लुढ़क रहा है, स्लाइड हो रहा है, रोल हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स तो आएगा ही, वो डायनेमिक कंडीशन है। लेकिन यदि उसमें संभावना भी बन रही है तो भी उसमें फ्रिक्शन फोर्स होता है। जैसे कि यदि मान लीजिए कोई वस्तु फोर्स है, उसको जो से खींचने की कोशिश कर रहा है, ज़मीन के ऊपर में टेबल रखा है, उस टेबल को एक फोर्स लगा करके खींचा जा रहा है, लेकिन खींच नहीं पा रहा है, उस कंडीशन में भी क्या होगा, उसमें संभावना है कि वो खिसक सकता है ना। कोई ऐसा फोर्स मौजूद है जो उसको खिसकाने की कोशिश कर रहा है, इस कंडीशन में भी क्या होता है, हमारा फ्रिक्शन फोर्स आता है। और जो फ्रिक्शन फोर्स की दिशा होती है वो हमेशा जो कॉज ऑफ मोशन है, गति के लिए जो जिम्मेदार बल है, उसके हमेशा विपरीत होगा। तो आपको उस बल को ढूंढना पड़ेगा पहले, जिस कारण से ये फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है, या फिर जिस कारण से ये मोशन उत्पन्न हो रहा है उस कारण को ढूंढना पड़ेगा। उस कारण के ही विपरीत दिशा में 180 डिग्री पे फ्रिक्शन फोर्स आएगा, इसलिए जरूरी है कॉज ऑफ मोशन को ढूंढना। ठीक है, मान लेते हैं ब्लॉक, ये बॉक्स है, ये ज़मीन है ना, ये फ्लोर है हमारा, धरती माता है, इसमें एक वेट भी होगा इसमें डायरेक्टली। इसमें चुपचाप यदि रखा है, इसमें जब तक कोई फोर्स नहीं है जो इसको खिसकाने की कोशिश कर रहा है, तब तक इसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा। मान लीजिए इसमें कोई फोर्स एफ लगा है इसमें, है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स की दिशा ऑब्वियस सी बात है, इसके 180 डिग्री में, जैसे मैंने बोला कि जो भी फोर्स इसको खिसकाने की कोशिश कर रहा है उस बल के 180 डिग्री में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो 180 डिग्री में ये हो गया। एक कंडीशन, एक स्टेटमेंट ये है कि उस बल के जो उसको खिसकाने की कोशिश कर रहा है उसके 180 डिग्री में हमेशा लगेगा। तो ये दोनों 180 डिग्री में होंगे, यानी कि विपरीत होंगे। कंडीशन नंबर 1। नॉर्मल रिएक्शन जो यहाँ आता है ना, हाँ, इस कंडीशन में देखिए, इसको अगर धक्का भी दे रहा है तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स इस दिशा में आएगा। इसके विपरीत 180 डिग्री हो गया दोनों के बीच में भी।
और जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन, ये जो सरफेस होता है इसको नॉर्मल रिएक्शन क्यों बोला जाता है? नॉर्मल रिएक्शन को नॉर्मल रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा ये जो सरफेस है उसके नॉर्मल होता है या फिर 90 डिग्री में होता है या फिर परपेंडिकुलर होता है, कुछ भी कर सकते हैं। ये हमेशा नॉर्मल रिएक्शन जो है इस सरफेस के 90 डिग्री में रहेगा। मतलब ये फोर्स कॉजिंग मोशन एंड फ्रिक्शन फोर्स दोनों हमेशा विपरीत होंगे। नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो क्या स्टेटमेंट निकल रहा है? ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये हमेशा सतह पर लगता है, आड़ा तिरछा इस तरह से नहीं लग सकता। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या लगेगा? सतह पर लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में कितना एंगल बनेगा? हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये चीज़ें हैं जो कि यहाँ आप पढ़ सकते हैं आराम से, तसल्ली से। आगे बढ़ते हैं। इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, दो चीज़ों का हमने देखा। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसको सीधा सीधा इस सरफेस के पैरेलल नहीं खींच के इसको मैं 30 डिग्री इंक्लाइन खींच रहा हूँ ऊपर की ओर। तो होगा क्या? अब बताइए मुझे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? क्या ये इस दिशा में होगा? पहला स्टेटमेंट क्या था हमारा? जो स्टेटमेंट था मैं कि ये बोला हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स जो आता है वो इस सतह पर ही आता है, इस सतह पर लगता है। हालांकि थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, इन दोनों के बीच में जो संपर्क है ना, यहाँ पर ही आपका फ्रिक्शन फोर्स आएगा। मतलब यदि मैं बनाना चाहूँ यहाँ पर, देखिए तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा यहाँ कहीं आएगा, ये जो दोनों के एडजेसेंट सरफेस है यहीं पे फ्रिक्शन फोर्स आएगा। इधर नहीं आता है, लेकिन दिखाऊंगा कैसे यहाँ पे, इसलिए यहाँ दिखाते हैं। थोड़ा सा ऊपर भी उठाया हूँ मैं, ऊपर नहीं उठता है वो ये यहाँ पर ठीक क्या होगा? यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो ये होगा या फिर ये होगा, क्योंकि मैंने ये भी बोला है कि जो फोर्स कॉसिंग मोशन है, जो फोर्स होता है उसके हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री में होता है। तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये डायरेक्शन होना चाहिए। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि दोनों में से कौन सा ये वाला सही डायरेक्शन है या ये वाला सही डायरेक्शन है। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के बाद वापस से वीडियो में आते हैं हम लोग। ये वाला डायरेक्शन गलत है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा सतह पर लगता है, ये कॉन्सेप्ट है। तो फिर क्या ये दोनों तो 180 डिग्री हो नहीं रहे हैं? आपने तो गलत बताया था। ऐसा गलत मैं नहीं बताया हूँ। देखिए इसके पीछे कुछ कारण होगा। कारण ये है कि ये जो फोर्स है आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या एक कंप्लीट फोर्स इसको खींचने के लिए जिम्मेदार है? क्या इस पूरे के पूरे एफ फोर्स के कारण से ये खींचा रहा है आगे की ओर? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके दो कंपोनेंट निकलते हैं। कंपोनेंट पढ़े होंगे तो आप लोग। ये क्या है? फोर्स है। इसमें इस डायरेक्शन में एफ कॉस 30 आएगा, इस डायरेक्शन में एफ साइन 30 आएगा। इसके दो कंपोनेंट बनते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसके दो कंपोनेंट को रखता हूँ, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। अब ये जो एफ कॉस 30 है, सिर्फ ये फोर्स ही इसको सामने खींचने की कोशिश कर रहा है या दोनों में रिलेटिव मोशन देने की कोशिश कर रहा है। और ये वाला फोर्स क्या कर रहा है? इसको ऊपर खींच रहा है, ऊपर ढकेल रहा है, वस्तु के भार को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो फोर्स है, ये बल ही रिलेटिव मोशन के लिए जिम्मेदार है। तो इसके 180 डिग्री पे है कि नहीं है, ये देखिए आप, है। अब दोनों आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि एफ कॉस 30 वो बल है जो इसको रिलेटिव मोशन देने की कोशिश कर रहा है, न कि एफ नहीं दे रहा है। एफ का सिर्फ कुछ पार्ट, एफ जो कंप्लीट फोर्स था उसका कुछ हिस्सा ही इसको रिलेटिव मोशन देने की कोशिश कर रहा है, और जो दूसरा हिस्सा है वो वस्तु को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए दोनों सही, सारे स्टेटमेंट हो गए। सतह पर लगता है, ये भी कंप्लीट। उस बल के जो रिलेटिव मोशन देना चाह रहा है उसके 180 डिग्री में लगता है, ये भी सही हो गया, है ना। क्योंकि ये भार को कम करना चाह रहा है, इसलिए यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो भी कम होगा। क्योंकि जब वस्तु को ऊपर की ओर खींचना चाह रहा हूँ मैं, तो वो ज़मीन पर जो लगने वाला प्रेशर है वो इस कंडीशन में, क्योंकि ये फोर्स ऊपर की ओर खींच रहा है इसको, ज़मीन पर लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा, जिसके वजह से रिएक्शन भी कम हो जाएगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन के कम होने पर यहाँ पर घर्षण बल भी कम लगेगा। तो मतलब कि यहाँ पर ये है कि F1 जो है कम लगेगा, क्योंकि ये जो है कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है उसको ऊपर उठा रहा है, जिसके वजह से ज़मीन पर प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन कम होगा। नॉर्मल रिएक्शन के कम होने से फ्रिक्शन फोर्स भी कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेम कंडीशन है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ? तो खींच रहा था, इसको मैं पुश कर रहा हूँ, ठीक है। अब पुश कर रहा हूँ तो क्या होगा डायरेक्शन? अब ये तो नहीं है, मैंने बता दिया पहले से। अब यही डायरेक्शन क्या होगा? इसका फ्रिक्शन फोर्स का होगा, है ना। अब इसके लिए भी दो कंपोनेंट होंगे, एफ कॉस 30, एफ साइन 30। एफ कॉस 30 वो फोर्स है जो इसको रिलेटिव मोशन देने की कोशिश कर रहा है, जो इसको खिसकाने की कोशिश कर रहा है, और इसके विपरीत दिशा में हमारा क्या आएगा? फ्रिक्शन फोर्स आएगा। और एफ साइन थीटा यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या कर रहा है? इस वस्तु को जमीन के अंदर में और धंसाने की कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से जमीन पर क्या होगा?
जिसकी वजह से क्या होगा, ज़मीन पर यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं रिलेटिव मोशन के जिम्मेदार है। ये क्या कर रहा है, वस्तु को नीचे दबा रहा है। दबाने से क्या होगा कि प्रेशर बढ़ेगा इस पर, तो नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ेगा। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। तो F2 यहाँ पर क्या है, ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये कंपोनेंट इसको दबा रहा है। तो F2 यहाँ पर F2 इक्वल टू F1 होगा। ठीक है, यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस फ्रिक्शन। इसीलिए आपने सुना होगा कि रोलर को खींचना आसान होता है ढकेलने की बजाय। तो यही कंडीशन है, क्योंकि नॉर्मल को जब खींचते हैं रोलर को तो ऐसा कंडीशन बनता है, लेकिन आप जब ढकेलेंगे तो ऐसा कंडीशन बनेगा। तो आप फ्रिक्शन कम करना चाह रहे हैं कि ज़्यादा करना चाह रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, हमको आसानी से खींचना है रोलर को, इसलिए हम ऐसा करना चाहते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, रोलर को खींचते हैं। कारण ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें डायरेक्शन में। 4 कंडीशन हम लोग देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ये है आपका कोई पहिया है, मान लीजिए 4 चक्के का पहिया है, कार का पहिया है। ठीक है, इसमें एक फोर्स लग रहा है। ये जो फोर्स है इसको इस तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस फोर्स, ये जिम्मेदार कौन है, ये बल है। इसके विपरीत दिशा में हमारा क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी क्या है, ये रियर व्हील है। जैसे आपने जानते हैं कि नॉर्मल जो हमारा रनिंग रोड पे चलते रहता है कार, उसमें रियर व्हील ड्राइव रहता है लगभग, मतलब कि पावर जो मिलता है वो पीछे चक्के पे मिलता है। पीछे चक्के में मिलता है मतलब उसमें टॉर्क लग रहा है, वो टॉर्क के कारण घूम रहा है। शुरुआत में वो घूमता है, उसके बाद ही हमारा आगे घूमता है। साइकिल में भी हमारा रियर व्हील ड्राइव है। साइकिल में पहले जो है पीछे चक्का रोटेट होता है, और रोटेट होने से क्या होता है, वो सामने बढ़ता है। सामने बढ़ने से आपका सामने वाला चक्का बढ़ता है, इस तरह से। तो ये पीछे वाला चक्का है, रियर व्हील ड्राइव कार का है। तो अब इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन। ठीक है, ये किस दिशा में होगा आपको बताना है। इसको बताने से पहले मुझे कुछ समझाना पड़ेगा आपको। इसका डायरेक्शन समझने से पहले कॉस ऑफ मोशन क्या है, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, यहाँ पर क्या है, टॉर्क है। एक्चुअल में टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, टॉर्क है। इसको समझाने के लिए, इसकी डायरेक्शन को समझाने से पहले मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। ये कार है, मान लेते हैं ये कार जो है इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और ये क्या है, एक रियर व्हील ड्राइव है ना। ये क्या है, रियर व्हील ड्राइव है। मतलब इस पीछे वाले चक्के को क्या मिल रहा है, पावर मिल रहा है इंजन से। मतलब इसमें एक टॉर्क लग रहा है ना। अब आप मुझे ये बताइए, ध्यान से सोच करके आराम से तसल्ली से वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कि ये चक्का आगे क्यों बढ़ रहा है। ये चक्का आगे क्यों बढ़ रहा है, कौन धक्का दे रहा है, पीछे से कोई जाके धक्का दे रहे हैं क्या हम लोग। ये चक्का क्यों बढ़ रहा है, इसमें टॉर्क लग रहा है, ये घूम रहा है सिंपली। अगर मैं इसको लटका दूं इंजन चालू करके तो क्या होगा, ये चक्का घूमते रह जाएगा, है ना। या फिर मान लीजिए कि यहाँ पर ये कीचड़ आ गया, एकदम चिकना कीचड़ आ गया, जो कि तो क्या होता है, ये चक्का स्लिप मारते रहता है। और यहाँ पर ये क्या होगा, इसमें ये जो यहाँ पर ये छिटकते रहेंगे इधर इस तरफ पीछे तरफ, ये यहाँ पर स्लिप मारता रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि वहाँ पर सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं मिल पा रहा है भाई मेरे। यहाँ पर ये जो चक्का आगे बढ़ रहा है सामने की ओर, ये बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन है। सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से ये आगे बढ़ रहा है। तो डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन लगने की वजह से ही कार आगे जा रहा है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स होगा इस दिशा में होगा, तभी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब इस चक्के के आगे बढ़ने से ये वाला चक्का आगे बढ़ेगा, इसमें फोर्स लगेगा इस तरफ। तो यहाँ पर भी डायरेक्शन क्या होगा, इस दिशा में फ्रिक्शन फोर्स होगा। इसीलिए ज़रूरी नहीं है, इस बात को नोट कर लीजिए। देखिए इसमें चक्का ये जो है इस तरफ जा रहा है और उसी दिशा में फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि वस्तु जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है उसी दिशा में उसके विपरीत दिशा में ही फ्रिक्शन फोर्स हो। इसलिए हमेशा आप ध्यान देना, उस कारण के विपरीत दिशा में होगा जिस कारण से वो वस्तु गतिशील हुआ है, रिलेटिव मोशन मिल रहा है उसको। यहाँ पर कारण क्या है, टॉर्क है। ये टॉर्क पहिए को इस दिशा में क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये टॉर्क चक्के को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स ऐसा डेवलप होगा जो इस चक्के को उल्टा विपरीत दिशा में घुमाने की कोशिश करे। तो यदि मैं इस दिशा में लूँगा तो ही तो ये चक्के को विपरीत दिशा में घुमाने की कोशिश करेगा क्योंकि उस कारण का अपोज करना है इसको। इसीलिए क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स की दिशा इस तरफ होगी। अब इसमें क्या होगा, हमारे ये धक्का दे रहा है सामने की ओर, इसमें फोर्स लग रहा है, अब इसमें दिशा इस तरफ होगी। तो कार में रियर व्हील ड्राइव की बात कर रहा हूँ मैं, एक चक्के पीछे वाले में फ्रिक्शन तो सामने की ओर लगता है, और ये जो सामने वाला चक्का है उसमें फोर्स पीछे की ओर लगता है। तो ये है कारण इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू नाउ। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। मान लीजिए कुछ इंक्लाइंड प्लेन पर एक बॉक्स रखा है जिसका वेट W है। तो इसमें क्या होगा, आप जानते हैं जो बचपन में हम लोग नीचे फिसलते रहते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में देखते हैं ये क्या होता है, इसमें कौन सा फोर्स है भाई जो इसको नीचे खिसकाने की कोशिश कर रहा है ना। क्योंकि वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, वो तो हर केस में लगता है। अब वेट के कारण से तो नहीं खिसक रहा है,
वेट के कारण से ही खिसक रहा है, लेकिन कंप्लीट W के कारण नहीं खिसक रहा है। देखिए अगर ये थीटा है यहाँ पर, तो ये भी थीटा, ये क्या होगा, एंगल थीटा होगा। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको वापस से यहाँ पर ज़मीन पे ले आइए, तो ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे, एक ही लाइन पे हो जाएंगे। तो ये जितना आप ऊपर उठाएंगे उतना ही ये इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा। तो ये और ये हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसके दो कंपोनेंट निकाल लीजिए, W cos थीटा ये, और ये W sin थीटा हो गया, है ना। अब मुझे देखिए रिएक्शन जो मिलेगा इसको, ज़मीन से क्यों चिपका हुआ है, क्योंकि ये वेट का कंपोनेंट W cos थीटा है, इसी के बराबर हमको यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन मिलने वाला है, ठीक है। और ये W sin थीटा क्या कर रहा है, इसको नीचे खिसकाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा बल है जो इसको रिलेटिव मोशन देने के लिए या फिर इसको फिसलाने के लिए जिम्मेदार है, तो ये है W sin थीटा। यही बल का कंपोनेंट वस्तु को नीचे फिसलाने की कोशिश करता है। इसी कंपोनेंट की वजह से हम क्या करते हैं, फिसल पट्टी में फिसल पाते हैं। तो यही वो कारण है। तो इसके कारण की विपरीत दिशा में क्या होगा, हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा, है ना। ये फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हो गया। और ये जो जमीन पर ये इतना भार पड़ रहा है, इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर ये होगा और ये फ्रिक्शन फोर्स के बराबर ये होगा। अगर ये ठीक अभी फिसला नहीं है तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ये और ये, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए ये है केस नंबर 1 हमारा। अब मुझे ये बताइए कि इस केस में जब इसमें W sin थीटा, इसमें वेट का कंपोनेंट इधर लग रहा है और एक फोर्स भी ऊपर मैं लगा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये इस तरफ फोर्स भी लगे। अब मुझे बताइए कि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। आइडेंटिफाई कीजिए पहले कि इसमें रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा है जो इसको खिसकाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखिए कोई एक फोर्स नहीं है, यहाँ पर दो फोर्स है। W sin थीटा चाह रहा है इसमें कि वो वस्तु जो है नीचे जाए, और जो हमारा कैपिटल F लगा है, ये कैपिटल F जो लगा है वो चाह रहा है कि वस्तु ऊपर जाए। अब दोनों के बीच में जंग छिड़ा हुआ है भाई, हैं, दोनों के बीच में जंग छिड़ा हुआ है, रसिया यूक्रेन वार चल रहा है यहाँ पे। अब इसमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस दिशा में होगा बताना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको मैं सिंपल बताता हूँ, चुटकियों में जान सकते हैं आप। देखिए इसमें से आपको देखना ये है कि बड़ा कौन है। पहला केस तो ये हो सकता है, इन दोनों की मैग्नीट्यूड जब तक नहीं बताऊंगा तब तक ये अभी कोई कमेंट नहीं कर सकते कि इसका दिशा क्या है। 3 कंडीशन बन सकते हैं इसमें। केस 1 है जब ये कैपिटल F जो है इस W sin थीटा के बराबर है। दूसरा केस बन सकता है जब ये कैपिटल F W sin थीटा से छोटा है। तीसरा केस बन सकता है जब ये कैपिटल F जो है W sin थीटा से बड़ा है। इस कंडीशन में आते हैं तो दोनों बराबर हैं। अब बताइए मुझे कि ये भी उतना है, ये भी इतना है, बराबर हैं, तो किधर जाने की कोशिश कर रहा है वस्तु, किसका सपोर्ट करेगा भाई, दोनों के दोनों बराबर हैं। तो इस कंडीशन में क्योंकि नेट फोर्स यहाँ पर 0 हो गया, नेट फोर्स यदि निकालूंगा मैं इस डायरेक्शन में, इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल दिशा में अगर नेट फोर्स निकालूंगा तो वो 0 आ जाएगा, है ना। ये नेट फोर्स इस दिशा में 0 हो गया। तो नेट फोर्स यदि है ही नहीं तो फ्रिक्शन फोर्स काय का किस दिशा में आएगा, किसी दिशा में नहीं आएगा। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स हो गया 0। नेट फोर्स हमको देखना है और वो नेट फोर्स इस केस में एब्सेंट है। यहाँ पर यदि नेट फोर्स देखूंगा, देखिए F छोटा यहाँ पर ये, तो मतलब भारी कौन है, W sin थीटा ज़्यादा बलवान है यहाँ पर। तो ये इसको वस्तु के नीचे खींचने के लिए खिसकाने की कोशिश कर सकता है ना। ये ज़्यादा ताकतवर है W sin थीटा F से, तो ये ज़्यादा ताकतवर वस्तु की खिसकने इससे इधर खींचने की कोशिश करेगा। खिसक रहा है नहीं खिसक रहा वो अलग बात है ना। तो ये ज़्यादा ताकतवर है भी। नेट फोर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, इस दिशा में आएगा, W sin थीटा की दिशा में आएगा नेट फोर्स। तो इस नेट फोर्स के विपरीत दिशा में, माने कि इस दिशा में क्या होगा, इसमें फ्रिक्शन फोर्स आएगा। नेट फोर्स निकाल लो ना आप, तब पता चल जाएगा आपको कि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। इस केस में देखेंगे तो F बड़ा है, इसमें बलवान कौन है, F है। तो F है तो नेट फोर्स किधर आएगा, F की दिशा में आएगा। तो F की दिशा में नेट फोर्स आ रहा है तो इसके विपरीत दिशा में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा। खत्म बात। तो ये आप जब तक ये कौन बड़ा है बोला नहीं जाएगा तब तक आप ये नहीं बता सकते कि किस दिशा में फ्रिक्शन फोर्स आएगा। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कौन जिम्मेदार है, उसके बाद नेट फोर्स देखना है। अगर 2-2 जिम्मेदार हैं, 3-3 जिम्मेदार हैं तो नेट फोर्स निकाल लीजिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स में। ये ब्लॉक है मान लीजिए, इसके ऊपर में ये रखा हुआ है, मैं तो सिर्फ इसको खिसकना चाह रहा हूँ, है ना। ये जो मैं सिर्फ इसको खिसकाना चाह रहा हूँ, ये ज़मीन है, इसके ऊपर में ये बॉक्स रखा है, इसके ऊपर ये बॉक्स रखा है, इसका वेट W1 इसका W2 है, मैं इसको सिर्फ खिसकाना चाह रहा हूँ। आप देखे होंगे कि इसके साथ साथ ये खिसकता है ना। तो ये भी आपको दैनिक जीवन में जैसे होता है उसको भूलना नहीं है,
है ना, प्रकृति के द्वारा जो आपने एक्सपीरियंस किया है उनको साथ साथ लेके चलेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, तो ही आप एक्सपर्ट बन पाएंगे इस सब्जेक्ट का। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सामने खींचना चाह रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है ये भी इसको रोकना चाहेगा और ज़मीन भी रोकना चाहेगा इसमें, है ना, फिलहाल के लिए। अब ये इधर क्यों जाता है, अब मुझे बताइए कि ये जो ऊपर वाला बॉक्स है ये ऊपर इधर क्यों जाएगा, क्योंकि इसमें कौन है भाई खिसकाने के लिए, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन फोर्स होगा तभी जा रहा है। इसको मैं चलो यहाँ पे स्लाइड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं क्योंकि यहाँ से हटा दिया, अलग कर दिया, तो फ्री बॉडी डायग्राम मुझे बनाना पड़ेगा। तो इसके ये जो इसका भार इस पर लग रहा है और इसके द्वारा रिएक्शन उस पर ऊपर लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल W1 ये यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है जी। अब लेकिन ये इसको इधर खिसकाने के लिए कौन जिम्मेदार है, फ्रिक्शन फोर्स आएगा F1। मान लेते हैं कि इसके और इसके बीच में फोर्स F1 है तो इस दिशा में आएगा, इसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से तो ये आगे जाना चाहता है। ये अगर सफिशिएंट होगा तो इसको आगे खिसका से ये बॉक्स के साथ साथ ऊपर जाएगा, इसमें इस दिशा में आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर यदि इसमें इस दिशा में है तो उसमें इस दिशा में आएगा। अब इसको खिसकाता हूँ मैं, देखिए अब इसका जो भार था वो यहाँ है, लग रहा है ना, इसका वेट ये सहन कर रहा है और इसके द्वारा रिएक्शन इसको नॉर्मल रिएक्शन ये दिया जा रहा है ना। अब यदि फ्रिक्शन फोर्स इसमें इस दिशा में लगा तो इसमें क्या लगेगा, अब इसमें टोटल जो रिएक्शन फोर्स लगेगी ज़मीन से वो टोटल भार सहन कर रहा है, दोनों का भार सहन कर रही है, इसलिए W1 + W2 आएगा। अब ये देखिए इसमें F1 है तो इसकी दिशा क्या होगी, F1 की दिशा इस दिशा में होगी, है ना भाई, ये भी तो भार को रोकना चाह रहा है, इसमें क्या होगी, इस दिशा में आएगा, इसमें क्या आएगा, इस दिशा में आएगा F2। जाहिर सी बात है F2 बड़ा होगा F1 से। यहाँ पर देखिए टोटल जो भार है वो इसमें आ रहा है और रिएक्शन फोर्स क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा, इधर आएगा। ये बॉडीज चाह रहे हैं कि ये ज़मीन भी इधर जाए, लेकिन ज़मीन तो इतना बड़ा है कि उसको खींचना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स ज़मीन पे लगेगा वो इस दिशा में लगेगा। हम लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं, इसमें ज़मीन पे क्या हो रहा है ध्यान देते हैं, क्योंकि वो सब समुद्र में 1 लोटा पानी डालने बराबर है, इसलिए इसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ ये बॉक्स अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना होगा तो फ्रिक्शन फोर्स दोनों यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं और ये इसको इधर खींचना है। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट पिक्चर इसका। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। ये है छड़ है, ये सरफेस है, ये दीवार है मान लीजिए, फ्लोर है मान लीजिए, टाइल्स का है मान लीजिए, यहाँ पर एक ऐसा कुछ रखा हुआ है बार जो है, तो इसमें क्या आएगा, यदि मैं इसको खिसकाऊंगा, है ना, यहाँ पर है तो यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स आएगा, नॉर्मल रिएक्शन आएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स आएगा। क्योंकि यदि मैं इसको ऐसा रखता हूँ, इस वेट के कारण से कैसे लुढ़केगा, ये ऐसा आएगा, ये इधर आने की कोशिश करेगा, आएगा, ये इधर आने की कोशिश करेगा और ये वाला हिस्सा नीचे आने की कोशिश करेगा। तो क्योंकि ये इस तरफ आने की कोशिश कर रहा है तो इसको यहाँ पर ज़मीन की में फ्रिक्शन होने की वजह से क्या आएगा, फोर्स इस तरफ आएगा। मान लीजिए चिकना होता आराम से तो इधर चला जाता, है ना, इधर चला जाता, तो इसमें जो आएगा नॉर्मल रिएक्शन ये हो गया और इस दिशा में आएगा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसमें। वैसा ही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन होगा और ऊपर की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस वस्तु में, है ना। इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से तो ये टिक सकता है ना, इसमें ऊपर की ओर फोर्स लगेगा तो ये नीचे आने नहीं देगा, इसमें इस दिशा में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो इधर आने नहीं देगा। यही फोर्स है ना, तभी तो रुक पाएगा ना, ये F1 और F2 लग रहे हैं तभी तो ये रुक पा रहा है। आगे बढ़ते हैं इसमें, ये है, इसमें एक टॉर्क लग रहा है, ये जो है इस टॉर्क जो है इसको व्हील को क्या कर रहा है, या तो घुमा रहा हो गया, फिर जो भी है कंडीशन जैसा भी है, ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाना चाह रहे हैं, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए इसमें जब रगड़ खाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐसा तो फ्रिक्शन फोर्स तो इधर ही आएगा ना भाई, यहाँ पर एक रिएक्शन आएगा, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स आएगा, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स दिशा में आएगा, देख लीजिए यहाँ पर ये ऐसा घूमना चाह रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इस दिशा में आएगा, यहाँ पर ऐसा घूमना चाह रहा है तो ये फ्रिक्शन फोर्स इस दिशा में आएगा, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये है मान लीजिए इसका 2 बॉक्स हैं, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ इधर, है ना, दबाऊँगा तो क्या होगा इसमें, अगर मैं इसको करूँगा तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आएगा, यहाँ इधर दबाने से क्या होगा, इधर भी तो प्रेशर लगेगा थोड़ा सा, तो ये जो इसको हटाऊंगा तो ये नॉर्मल रिएक्शन से मैं रिप्लेस करूँगा, है ना। अब देखिए, ये देखिए अगर मैं इसको इधर ढकेलूँगा तो ये क्या वस्तु ऊपर जाने की कोशिश करेगा, देखिए इसका शेप ऐसा है कि इसको ढकेलूँगा तो ये अंदर घुसेगा तो ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो ये फ्रिक्शन फोर्स नीचे आने की कोशिश करेगा, आएगा, क्योंकि ढकेलने के लिए तो कोई फोर्स जिम्मेदार होगा ना, ऊपर की ओर ढकेल रहा होगा इसको, तभी तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की ओर आएगा, कोई एक फोर्स है जो ढकेल रहा है इसको ऊपर। अब यदि मैं इसको करूं, यहाँ पे इसको हटाता हूँ तो यहाँ क्या आएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन N3 आएगा, यहाँ पर ये N1 है, रिएक्शन आ रहा है इस ज़मीन से, तो इस फ्लोर से भी तो रिएक्शन आएगा ना। अब ये क्योंकि मैं इस तरफ ढकेल रहा हूँ
तो इसमें रिएक्शन फ्रिक्शन फोर्स किस दिशा में आएगा, इस दिशा में आएगा, F3 हो गया, ये F1 हो गया, F2 हो गया। इन दोनों के बीच में क्या होगा, अब इन दोनों के बीच में क्या होगा ये देखते हैं। इसको मैं आगे करता हूँ, इसको खिसकाता हूँ। देखिए ये क्या था, ये आगे जाना चाह रहा है, ये ब्लॉक आगे जाना चाह रहा है, तो इसमें जो फ्रिक्शन डेवलप होगा इस वस्तु को आगे जाने से रोकेगा, मतलब कि इस दिशा में आएगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स के ये नॉर्मल रिएक्शन है। वेट का जो नॉर्मल रिएक्शन है, देखो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इस सरफेस के इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, हमेशा सतह के नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या होगा, अगर इसमें इस दिशा में आ रहा है तो इसमें इस दिशा में आएगा। ये इधर दबा रहा है, इसके कारण रिएक्शन ही आ रहा है, तो ये जो N2 है इसका भार का कुछ हिस्सा जो लग रहा है वो है, और ये N2 क्या है, इसके द्वारा दिया गया विपरीत दिशा में रिएक्शन है ये। अब यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जाहिर सी बात है इस दिशा में आएगा, F2 की दिशा में आएगा, है ना। और इसमें अगर ये इस दिशा में आ रहा है तो इसके विपरीत दिशा में ही यहाँ पर आएगा, इस दिशा में आएगा। ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स, सब हो गया इसमें, है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन को समझना है। एक लास्ट है हमारे पास, जो आटा चक्की देखे होंगे आप लोग, है ना, पुल्ली है ना। तो आटा चक्की में ये ड्राइवर पुल्ली है, ये ड्रिवन है, उसके ऊपर में हम लोग क्या लगा के रखे हैं, बेल्ट लगा के रखे हैं। ये ड्राइवर है ना, मतलब ये इस दिशा में क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। तो देखिए ये इस दिशा में रोटेट हो रहा है, तो ये भी इस दिशा में रोटेट होगा, दोनों तो सेम डायरेक्शन में रोटेट होंगे ना। ये इस दिशा में हो रहा है, ये इस दिशा में, तो ये बेल्ट कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। इस तरह से क्या हो रहा है, ये ऐसा रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, और ये भी क्या हो रहा है, बेल्ट इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। अब मुझे ये बताइए कि यदि ये पुल्ली और बेल्ट के बीच में फ्रिक्शन ना हो तो क्या बेल्ट घूम पाएगा, नहीं। बेल्ट तभी घूमेगा जब दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो, तभी घूमेगा। ठीक है, तो ये आपका है ड्राइवर पुल्ली है, क्योंकि ये इस दिशा में घूम रहा है, तो ये क्या कर रहा है, फ्रिक्शन की वजह से इसको इस दिशा में लेके जा रहा है। ये इस दिशा में जा रहा है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो जाहिर सी बात है इसको फ्रिक्शन जो है घुमा रहा है, तो इसमें इस दिशा में ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। यदि मैं इसको आगे ऐसा कर दूं, इसका जो जहाँ तक ये कांटेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक कांटेक्ट है, मैं, है ना, क्या है जी, यहाँ से यहाँ तक ये कांटेक्ट में है, इसको मैं पार्ट को इधर इस तरफ लाऊंगा, तो ये क्यों इधर जा रहा है, ये इधर जाना चाह रहा है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इस दिशा में लग रहा है ना। देखिए हर जगह पर जाऊंगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स टेंजेंशियल लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स की दिशा यहाँ से लेकर के यहाँ तक बदल रही है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे टेंजेंशियल, यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे टेंजेंशियल, यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे टेंजेंशियल, यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे टेंजेंशियल। हर जगह पर फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वो टेंजेंशियल ही लग रहा है। और कुल मिलाकर के इसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स जो है इसको ऐसा घुमाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आगे इस तरफ बढ़ रहा है। अगर मैं ये वाला पार्ट की बात करूं, जो कि मैं ये वाला पार्ट है, यदि यहाँ से ऐसा और ये ऐसा जो है यहाँ पर लपेटाया है यहाँ से, इसको मैं यदि देखिए, बेल्ट इज रोटेटिंग बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन की वजह से ही है। यदि दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो ये घूम ही नहीं पाता कभी। अब इस पार्ट को मैं आगे आगे ले जाता हूँ इसमें, है ना, इस पार्ट को मैं मान के चलिए ये जो पार्ट है उसको मैं यहाँ कर दिया। अब ये देखिए ये बेल्ट अब इस ड्राइवर पुल्ली के कारण से बेल्ट घुमा। अब ये बेल्ट और ड्रिवन पुल्ली के बीच में फ्रिक्शन होने के कारण से ये बेल्ट अब इसको घुमा रहा है। तो क्योंकि ये बेल्ट अब पुल्ली को घुमा रहा है तो ये पुल्ली चाहेगा कि ये फ्रिक्शन ना हो, है ना। पुल्ली चाहेगा इसको, बेल्ट को जो घूम रहा है उसको कम करने की चाहेगा या फिर घूमने से रोकना चाहेगा। ये ड्रिवन पुल्ली बेल्ट को घूमने से रोकना चाह रहा है, तो इसके विपरीत दिशा में क्या होगा, ऐसा ऐसा फोर्स लगेगा। तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा, इस दिशा में आएगा। इसमें भी टेंजेंशियल आएगा, लेकिन दोनों में क्या आ रहा है, डायरेक्शन विपरीत आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये ड्रिवन पुल्ली चाह रहा है कि ये बेल्ट न घूमे, इसलिए क्या करेगा, इसको विपरीत दिशा में फ्रिक्शन फोर्स लगा। यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा, यहाँ पर देखेंगे ऐसा, यहाँ पर देखेंगे ऐसा, यहाँ पर देखेंगे ऐसा, इस तरह से। अब यदि मैं इस पुल्ली को निकालता हूँ, यहाँ पर ये ड्राइवर पुल्ली है, ये ड्रिवन पुल्ली है, इसमें बात करूँगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा, जैसे यहाँ पर आया उसका जस्ट विपरीत आएगा। जस्ट क्या आएगा, विपरीत आएगा भाई। इसमें देखेंगे, देखिए बेल्ट में इस तरफ लग रहा है तो इसमें इस दिशा में लगेगा। सब टेंजेंशियल लगेंगे जी, सब क्या लगेंगे, टेंजेंशियल लगेंगे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या है। घर्षण बल की उस फोर्स को पहले आइडेंटिफाई कीजिए जिसके कारण से वो रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद, बाय बाय।